रीजनरेशन डीपीएफ। जैसा कि आप जानते हैं, डीपीएफ के भीतर माइक्रोस्कोपिक चैनल्स में पार्टिकुलेट मैटर को फंसाने में मदद करता है। जैसे ही सिस्टम में सूट इकट्ठा होती है, ये फिल्टर को बंद करना शुरू कर देता है और बहाव का दबाव काफी कम हो जाता है। इसीलिए समय समय पर आपको सूट को जलाकर फिल्टर को कार्यशील रखने के लिए सूट को साफ करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है। इंजन का इष्टतम तापमान बनाए रखने पर डीपीएफ रीजनरेशन स्वचालित रूप से करता है। ये तापमान तब प्राप्त होता है जब वाहन एक निश्चित अवधि के लिए स्थिर गति में होता है। इस दौरान ECU ड्राइवर को सचेत करने के लिए डैशबोर्ड पर रीजनरेशन लाइट को फ्लैश करता है, ये बताने के लिए कि रीजनरेशन चालू है। EMS इस मुख्य तरीकों से तापमान के बढ़ने को कंट्रोल करता है। पोस्ट इंजेक्शन या इनटेक थ्रॉटल वाल्व को ट्रिगर करके या एग्जॉस्ट थ्रॉटल वाल्व को कंट्रोल करके। ऐसी परिस्थितियों में जैसे कि भारी ट्रैफिक के कारण वाहन का बार बार रुकना या कम दूरी की यात्राओं या कम इंजन लोड पर निरंतर ड्राइविंग या निष्क्रिय गति से लगातार चलना, बार बार रुकना आदि में रीजनरेशन स्वतः शुरू नहीं होता है। इससे कम समय में निर्मित सूट में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि तापमान में इष्टतम वृद्धि के कारण सूट का स्वतः जलना नहीं हो पाता है। इन मामलों में मैन्युअल रूप से रीजनरेशन शुरू करना आवश्यक हो सकता है। जैसे ही सूट संचय स्तर 80% तक पहुंच जाता है, चालक को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एम्बर रंग द्वारा सूचित किया जाता है। नोट: जितनी जल्दी हो सके पार्क्ड रीजनरेशन को करना अनिवार्य है, अन्यथा ये ईट सिस्टम के लिए अपूरणीय क्षति का कारण होगा। यदि ड्राइवर चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है, तो जैसे ही सूट का स्तर 90% के पार होता है, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर रीजनरेशन और इंजन वार्निंग लाइट द्वारा चालक को सूचित कर दिया जाता है। ये इंजन या एग्जॉस्ट सिस्टम को किसी भी प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए शक्ति को सीमित करेगा। नोट: जितनी जल्दी हो सके पार्क्ड रीजनरेशन को करना अनिवार्य है, अन्यथा ट्रक टॉर्क रिडक्शन मोड में प्रवेश करेगा और ये ईट सिस्टम के लिए अपूरणीय क्षति का कारण होगा। यदि ड्राइवर चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है, तो जैसे ही सूट स्तर 95% तक पहुंचता है, चालक को संदेश द्वारा सूचित किया जाता है। संक्षेप में, हमारे पास डीपीएफ सूट लोडिंग के लिए चेतावनी के 3 स्तर हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चालक 80% पर ही पार्क्ड रीजनरेशन करे, ताकि ईट सिस्टम में आगे कोई टॉर्क बाधा या क्षति ना हो। यदि सूट लोड 95% है, तो ड्राइवर पार्क्ड रीजनरेशन को नहीं कर सकता है और वाहन को डीपीएफ के आवश्यक निरीक्षण और सफाई के लिए कार्यशाला में ले जाना होगा। पार्क्ड रीजनरेशन: जब भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर रीजनरेशन रिक्वायर्ड टेक्स्ट प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको पार्क्ड रीजनरेशन को अवश्य करना चाहिए। पार्क्ड रीजनरेशन शुरू करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि ट्रक को किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से दूर समतल सतह पर खड़ा किया गया है। ट्रक के आसपास पर्याप्त वायु संचार है। पार्किंग ब्रेक लगाए गए हैं। इंजन निष्क्रिय अवस्था में चल रहा है। कूलेंट तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। रीजनरेशन के दौरान बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कृपया इंजन आरपीएम को लगभग 5 से 10 मिनट तक बढ़ाएं, ताकि ईट सिस्टम में पर्याप्त तापमान का निर्माण किया जा सके। एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच पैडल्स फ्री किए गए हैं। पार्क्ड रीजनरेशन शुरू करने के लिए 5 सेकंड के लिए डैशबोर्ड पर
रीजनरेशन स्विच दबाएं। निष्क्रिय आरपीएम में थोड़ी वृद्धि होगी। रीजनरेशन लाइट हरी हो जाती है और एक संदेश डिस्प्ले होता है, रीजनरेशन इज इन प्रोसेस, जो इंगित करता है कि पार्क्ड रीजनरेशन को शुरू किया गया है। रीजनरेशन में लगभग 25 से 40 मिनट लगते हैं। रीजनरेशन तब तक जारी रखेगा जब तक कि सूट का स्तर कम नहीं हो जाता। रीजनरेशन तब पूरा होता है जब इंजन की गति कम हो जाती है और रीजनरेशन चिन्ह निकल जाता है। यदि मैनुअल रीजनरेशन बाधित होता है तो इसका कारण ड्राइवर सूचना डिस्प्ले में दिखाया जाता है। एक बार जब पार्क्ड रीजनरेशन आदर्श रूप से पूरा हो जाता है तो डीपीएफ में सूट का स्तर कम हो जाएगा। गेज डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में सूट की मात्रा को दर्शाता है। इस प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करने का सुझाव किया जाता है, लेकिन ये किसी भी समय जरूरी शर्तों में छेड़छाड़ करके, जैसे कि पैडल दबाकर या पार्किंग ब्रेक को फ्री करके बाधित किया जा सकता है। डीपीएफ ऐश एक्यूमुलेशन रीजनरेशन के दौरान डीपीएफ में संचित सूट और कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीडाइज होते हैं। बिना जली हुई अकार्बनिक सामग्री डीपीएफ के अंदर सिरामिक ऐश के रूप में रहती है। समय के साथ और अलग अलग परिचालन परिस्थितियों में ये ऐश डीपीएफ में काफी मात्रा में जमा होकर इंजन पर बैक दबाव डालती है। इसीलिए यह जरूरी है कि अवरोधित डीपीएफ को बाहरी तरीकों से बदला जाए या साफ किया जाए। जब भी डीपीएफ यूनिट को किसी निरीक्षण के लिए हटाया जाता है तो हमेशा गैस्केट को बदलें